यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, जो सिंपल माइक्रोस्कोप का एडवांस वर्जन है। और पॉइंट यही है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत क्यों है। इसका मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। जो सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसमें हम लोग सिर्फ एक सिंपल कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास, तो उससे जो हमें मैग्नीफिकेशन मिलता है वो मैग्नीफिकेशन लगभग लेस देन इक्वल टू 9, यानी कि हमें ये मिनिमम मैग्नीफिकेशन वहाँ से मिलता है। क्लियर। अब अगर हम और ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज चाहते हैं तो उसके लिए हमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में कंपाउंड माइक्रोस्कोप आता है। तो यहाँ पे कंपाउंड का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम दो लेंस लेके चलेंगे। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है जो ऑब्जेक्ट के नज़दीक होगा, ठीक है, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को आप बड़ा करके देखना चाहते हैं वो हम इस ऑब्जेक्ट के नज़दीक रखेंगे, नंबर एक। नंबर दो, फिर इस ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाई गई इमेज को कंपाउंड कौन करेगा? कंपाउंड मतलब मर्ज किसके साथ होगा? वो ऑब्जेक्ट किसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा? इस आई पीस के लिए। इसे क्या बोलते हैं? आई पीस लेंस। और जैसा कि स्वाभाविक है कि आपको साफ नजर आ रहा है कि आई पीस का साइज बड़ा है, ऑब्जेक्टिव का साइज छोटा है। इसका मैं रीज़न आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है। आगे हमारे पास मैथमेटिकल प्रूफ आएगा तो उससे आपको पता लग जाएगा, जिसमें आपको प्रैक्टिकल भी मैं आपको बात बता पाऊंगा कि कैसे और क्यों जो है ऑब्जेक्टिव और आई पीस में से जो फोकल लेंथ है या जो बड़ा होना है, अपर्चर बड़ा होना चाहिए, वो हम लोग देखना चाहते हैं कि ऐसा हमने क्यों लिया। मेरा कहने का मतलब ये है। सो पॉइंट क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप कॉम्बिनेशन है दो कन्वेक्स लेंस का, जिसमें से एक को ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, जिसके नज़दीक ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। उस ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बनाई गई इमेज सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी एंड देन फाइनल इमेज बनेगी कहाँ पे? उसके लिए मैं आपको दो ऑप्शन बताता हूँ, जैसा कि हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा था। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि फाइनली ऑब्जर्वर जब ऑब्जर्व करता है, चाहे वो सिंपल, जैसे आप अपने ऊपर लगा लीजिए कि अगर आप बिना किसी लेंस का इस्तेमाल करके किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और आपकी आंखें स्वस्थ हैं, तो मिनिमम कितना आप देख सकते हैं? मिनिमम डिस्टेंस कितना देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। ऐसा कहने में आता है नियर पॉइंट, कि नियर पॉइंट पे क्या होता है कि 25 सेंटीमीटर पे इमेज क्लियर दिखाई देने लगती है। और उसके बाद तो इन्फिनिटी तक हमारा फार पॉइंट है 25 से 26, 7, 8, 30, 35, 40, तो वो तो हमें क्लियर दिखाई देगा ही देगा। तो दो रेंज हो गई ना, दो लिमिट हो गई एक प्रॉपर रेंज की। 25 सेंटीमीटर से लेकर के इन्फिनिटी तक हम लोग क्लियर देख सकते हैं। तो इसीलिए चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप की बात हो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात हो, हम लोग यहाँ पे दोनों सिचुएशन को कंसिडर करेंगे। एक सिचुएशन होगी जब हम इमेज की फॉर्मेशन को देखेंगे कि नियर पॉइंट पे जो हमें मिलेगा, और एक जब इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी? इन्फिनिटी पर हो। फिलहाल इस डायग्राम में देखिए क्या है, यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन कहाँ है? द इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट द नियर पॉइंट, बोले तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर? तो मैं यहाँ पहले मेंशन कर देता हूँ केस फर्स्ट। क्या? when the final image is formed, when final image is formed at near point, ठीक है, that is d equal to 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और वही इसका डायग्राम है। अब देखिए ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है, और इसके साथ साथ ये क्या है? ये है रे, इंसिडेंट रे, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई ऑब्जेक्टिव का ओ
और ये पैरेलल, तो ये फोकस से पास होगी, फोकस से पास होते हुए दोनों की दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ। तो ये इमेज बनाती इस लेंस ने मैग्नीफाइड तो बनना ही था, क्योंकि यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो स्वाभाविक है कि फोकस f और 2f के बीच में है, तो इमेज क्या बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। ठीक है बच्चों, गॉट इट माय पॉइंट? यस। अब जो बात है वो नोट करने की ये है कि जो ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो इमेज फॉर्मेशन के द्वारा बनाया गया एंगल है वो है बीटा। ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी है बीटा। ठीक है, बात समझ में आ गई? इस एंगल की हम हेल्प लेंगे, बताऊंगा क्यों, कब। अब जो ये इमेज बन रही है इसके बारे में ध्यान से सुने। ये इमेज इस आईपीस के फोकस के नजदीक है, व्हाट आई एम सेइंग, फोकस के नजदीक है और फोकस पर भी बन सकती है। अच्छा, फोकस पे कब बनेगी? ये लेंस फाइनल इमेज इंफिनिटी पर कब बनाएगा? जब ऑब्जेक्टिव लेंस इस ऑब्जेक्ट की इमेज को इस लेंस के फोकस पे बनाएगा। क्लियर? क्योंकि इस लेंस के फोकस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो कन्वेक्स लेंस का नेचर क्या होता है भाई? लेंस का नेचर क्या होता है कि जब फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज इंफिनिटी पर बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी। गॉट ना? समझ में आ गया ना? बिल्कुल। तो अब यहां पे मैंने बोला कि फोकस पे नहीं है बट नियर द फोकस है। व्हाट आई एम सेइंग? नियर द फोकस। सो दैट्स व्हाई विद इन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ई फॉर आईपीस है ना, इसलिए मैंने ई लिख दिया। जनरल नोटेशन में ऑप्टिकल सेंटर को ओ लिखते हैं। तो ई और एफ, ई के बीच में बन रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया इस लेंस का। समझ में आ गई बात? और इमेज फाइनली कहां बन रही है? यहां पे। पता है ना आपको, कन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट उसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है तो इमेज लेंस के उसी तरफ बनती है, वर्चुअल बनती है, मैग्नीफाइड बनती है, इरेक्ट होती है। अब जैसे मान लो इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है, तो जो इसकी इमेज होगी वो भी तो इन्वर्टेड होगी, दैट इज ए डबल डैश बी डबल डैश। और मैंने पहले मेंशन कर दिया यहाँ पे कि किसकी हाइट क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बताता हूँ आगे। अब हम अगर मैग्नीफिकेशन की बात करें, इस लेंस की मैग्नीफिकेशन की बात करें तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन ऑफ नाउ मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, तो वो क्या होगा? दैट इज MOH डैश by H होगा। ठीक है जी, होगा। नाम मत दे दिए। अब आ रही है एंगुलर मैग्नीफिकेशन पे टेंजेंट बीटा। अब टेंजेंट बीटा क्या होगा? फर्दरली टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल लेने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, ज्योमेट्री का काम है भी यहाँ पे। ठीक है, अब सारा काम किसका है? ज्योमेट्री का। जरा ध्यान देना, ये ऑब्जेक्ट है, इसके पैरेलल लेंस के अंदर इसको ऑब्जेक्ट के इक्विवेलेंट हाइट ले सकते हैं इसकी। अब राइट एंगल ट्रायंगल देखो, इसको नाम दिया ए डैश या A1, लिखूंगा नहीं बस समझाने के लिए, A1OFO। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जिसका परपेंडिकुलर ये बेस OFO यानी कि फोकल लेंथ FO के इक्वल, तो टेंजेंट बीटा किसी को लाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस।
परपेंडिकुलर बोले तो h, समझ में आ रहा ना? AB के इक्वल A1O डिवाइड बाय बेस किसके इक्वल? फोकल लेंथ FO के इक्वल। ठीक है, साथ ही साथ एक और देख लो, दूसरे ट्रायंगल में भी टेंजेंट बीटा कंसीडर कर लो। देख लो यहाँ पे क्या, ये ध्यान देना, एक राइट एंगल ये बन रही है A डैश B डैश और FO, राइट एंगल ट्रायंगल बीटा, बीटा ये 90, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज यानी कि ये बेस, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर A डैश B डैश, A डैश B डैश किसके इक्वल? H डैश के इक्वल। तो ये हो गया H डैश डिवाइडेड बाय बेस क्या है? बेस है FO से लेकर के FE, FO से लेकर के FE, आई पीस का फोकल लेंथ, आई पीस का फोकल लेंथ और ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ के बीच का डिस्टेंस वो नियर है, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, और इसे कहते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब। ट्यूब कौन सी पता है? क्योंकि ये जो दोनों लेंस है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर, ट्यूब तो सिलेंड्रिकल ही होती है, वो उसमें फिक्स होते हैं। एक एंड आगे की तरफ ऑब्जेक्टिव होता है, पीछे की तरफ आई पीस जिसके थ्रू देखते हैं। क्लियर? तो उस ट्यूब की लेंथ है ये L। तो व्हाट इज L? आई एम राइटिंग हियर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज L, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ डायग्राम में। L है ट्यूब लेंथ, और आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरह के ट्यूब की बात कर रहा हूँ, जिस ट्यूब में ये दोनों लेंस जो हैं फिक्स होते हैं, एक एंड पे ऑब्जेक्टिव, दूसरे एंड पे आई पीस। तो वो लेंथ किसके इक्वल है? FO, FO से FE। ठीक है, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव टू द फोकस ऑफ आई पीस के बीच का डिस्टेंस होता है ये L। ठीक है, तो ये हो गया H डैश बाय L। अब यहां से H डैश बाय L टेंजेंट बीटा नियरली इक्वल टू बीटा बिगिन से, क्योंकि एंगल स्मॉल होता है कि नहीं? तो क्या होगा? तो टेंजेंट बीटा नियरली इक्वल टू बीटा इक्वल टू H डैश अपॉन में H इज इक्वल टू L बाय F नॉट। तो अब देखिए अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन MO L बाय FO के इक्वल आ गया, L बाय FO के इक्वल आ गया। इसको आप रिजल्ट नंबर दे दीजिए 2। अब आगे ध्यान से सुनिए, डायरेक्ट रिजल्ट का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। अब आप एक बात बताइए, सिंपल माइक्रोस्कोप का टॉपिक था पीछे, एक ही लेंस था उसमें। उस लेंस में हमने क्या देखा था कि जब इमेज नियर पॉइंट पे बन रही है तो मैग्निफिकेशन क्या था? 1+D/f था, और जब फाइनल इमेज इंफिनिटी बन रही है तो मैग्निफिकेशन क्या था? D/f था ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट हमें मालूम ही है, मैग्निफिकेशन के लिए अब हमें मैग्नीफाइड इमेज कौन दे रहा है? ये आई पीस। इस डायग्राम में कहाँ पे है वो? एट द नियर पॉइंट। ठीक है, तो क्या होगा? नाउ मैग्निफिकेशन produced by eyepiece is ME, अच्छा इस कहाँ पे? एट नियर पॉइंट। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सिर्फ इतना हिंट देने के लिए कि इमेज कहाँ बन रही है? नियर पॉइंट पे। तो ME 1+D/FE। ठीक है, तो टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा? तो देयरफॉर टोटल मैग्निफिकेशन is M equal to MO multiply ME। बोलना नहीं है, बताया था ना कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं।
तो m वो मल्टीप्लाई m ई, तो दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। देन व्हाट वी हैव m इक्वल टू l बाय एफ नोट मल्टीप्लाई 1 प्लस d बाय एफ ई। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब आएगा, जब फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, नियर पॉइंट पे बन रही है। क्लियर, ओके। अब इसमें क्या है बच्चों, सेकंड केस में जब फाइनल इमेज इंफिनिटी में बनेगी, कुछ नहीं है, सिर्फ क्या किया, ऑब्जेक्ट वही इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। फोकस पे बनने से फाइनल इमेज इसके लिए क्या बनेगी, इंफिनिटी पर, क्योंकि ये पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल रे कभी मीट नहीं करेंगी। एंड देन जब हम उसको पीछे की तरफ अगर मिलाएंगे भी, तो भी जो इमेज है वो बनती हुई दिखाई नहीं देगी। तो इसीलिए फाइनल इमेज होती है वो हमें पता भी है, वैसे मैग्नीफाइड होती है, अगर हम जानते हैं इस बारे में। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा उस केस में, नाउ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस। ठीक है, कब, जब इमेज कहाँ बन रही है, इंफिनिटी पर, तो वो होता है एम ई इक्वल टू व्हाट, डी बाई एफ ई। क्या होता है, डी बाई एफ ई। ठीक है, और एज वी नो कि जो ऑब्जेक्टिव ने मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया था एम ओ, वो कितना था, एच डैश बाय एच, किसके इक्वल आया था वो बताओ, एल बाय एफ नॉट। तो टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा, therefore total magnification is what, that is m equal to m naught multiply m e। m naught क्या है, m naught है l by f naught मल्टीप्लाई एम ई क्या है, d बाय एफ ई। ठीक है, अब मैं यहाँ से आपको एक थ्योरेटिकली बात बताना चाहता हूँ, एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। हमने मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले एल एफ नोट डी एफ ई की फॉर्म में निकालूंगा। वो इसीलिए क्योंकि जो पैरामीटर हमें गिवन है उसी पैरामीटर की फॉर्म में हमें अपना एक्सप्रेशन फाइनली निकालना है। मेरा कहने का मतलब समझो। अब L क्या है, दोनों लेंस के फोकल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, एफ ओ ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है, एफ ई आईपीस का फोकल लेंथ है, डी क्या है, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब पॉइंट क्या है कि अगर आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से मैग्निफिकेशन की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा चाहिए, इफ यू वांट टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन, तो आप ये देखिए कि फोकस दोनों का घटाना पड़ेगा। मतलब ऑब्जेक्टिव का फोकस कम, आईपीस का भी फोकस कम, तो दोनों की फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और वैसे आपको एक बात बता दूं कि कम करने की भी एक लिमिट है। आप इसको 1 सेंटीमीटर से कम फोकस इसका नहीं कर सकते। लेकिन अब वही वाली बात, कंट्राडिक्शन लग रहा है कि सर अगर दोनों को कम कर देंगे तो मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा। बिल्कुल, लेकिन ये L का मतलब क्या है, दोनों की बात सुनो ध्यान से। L का मतलब क्या है, अब L ज्यादा होगा तो मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा। अब L क्या है, दोनों के फोकल पॉइंट का डिस्टेंस है, बीच का डिस्टेंस है। तो इसका मतलब L ज्यादा होना चाहिए। तो ये तो कंफर्म है कि दोनों में से कोई ना कोई एक जो ये लेंस है आईपीस, क्योंकि हमें चाहिए ब्रॉड व्यू, मैग्निफिकेशन चाहिए, हमें मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, तो उसका एपर्चर बड़ा होना चाहिए। अगर आप बड़ी इमेज देखना चाहते हैं तो उसके लिए लेंस का साइज भी बड़ा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना आपको मेरी, क्या लेंस का साइज भी बड़ा होना चाहिए। और एक चीज और कि अगर मैं दोनों के कॉम्बिनेशन को देखूं
ऑब्जेक्ट था इरेक्ट, लेकिन उसकी जो फाइनल इमेज मिल रही है वो हमें इन्वर्टेड मिल रही है। बात समझ में आ गई? जब भी कोई लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो वो लोग जब ब्लड सेल्स वगैरह देखते हैं तो उसमें कोई रियल और उसमें कोई इन्वर्टेड और इरेक्ट का चक्कर नहीं रहता है। उन्हें सिर्फ मैग्नीफाइड फॉर्म में चाहिए कि सेल्स कहाँ हैं, क्या साइज है, वो उन्हें देखना होता है। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं आपको ये बात, ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है और इसकी मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले क्या हैं, कब उसको अप्लाई करना है, ठीक है? फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों? So thank you very much. Take care. Bye.